नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम बागपत से चले थे और अब अंतिम पड़ाव बनारस पहुंच चुके हैं। बनारस पहुंचे हैं, बीएचयू के हॉस्टल में हैं। सभी मुद्दों पर बात होगी। प्रदेश भर के छात्र हैं, कुछ बाहर के भी छात्र हैं। पूर्वांचल की राजनीति पर इनसे बात करेंगे और पूरे प्रदेश का मिजाज समझेंगे। छात्र क्या सोचते हैं, जो छात्र सोचते हैं वो पूरा देश सोचता है। कुछ समय लग सकता है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है आपका? शशांक यादव। शशांक जी, बीएचयू के ही छात्र हैं आप जी। कितने साल से हैं बीएचयू में? 10 साल। अच्छा, 10 साल से हैं। 10 साल से हैं और 10 साल से आपके प्रधानमंत्री जी भी, मतलब हम सबके प्रधानमंत्री, माफ कीजिए। बिल्कुल। कितना बदलते देखा है बनारस को आपने? जब 14 में वो यहाँ पे आए थे तो एक बहुत ही ऊर्जा थी, युवाओं में ऊर्जा थी। यहाँ के जो लोग थे वहाँ, उनके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी कि नहीं, अब देश में जो एक बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। जो इच्छाएं थी वो ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि नहीं, विकास होगा, क्योटो बन जाएगा और रोजगार आएगा, सशक्त भारत बनेगा। लेकिन 10 सालों में निरंतर अगर हम देख रहे हैं तो ना ही वो रोजगार के मुद्दे पे सफल हो पाए, ना सुरक्षा के मुद्दे पे सफल हो पाए, ना ही वो महिलाओं के जो सुरक्षा है उस पर सफल हो पाए। तो हर एक जो लुभावने वादे, अच्छा, देश पे जब संकट आया तो उसको जो है कि हंसी टिठोली करके, टोटका टोना करके सोचे कि निकाल देंगे, थरिया बजाने से कोरोना जाएगा। आज की स्थिति ये है कि सबको जो वैक्सीन लगा दिए हैं उससे ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बढ़ी हुई है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी हुई है। मनुष्य एक जिंदा बम की तरह है, कब कौन कहाँ फट जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बार का जो चुनाव है, इस बार में जब एक युवा जो है कि वोट करने जाएगा तो नौकरी, रोजगार और बेरोजगारी, और उनके पास जो है कि स्वास्थ्य समस्याएं, सुरक्षा, महिलाओं की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, महंगाई, और ये सारी समस्याएं, मतलब जो भी एक चुनाव के प्राइमरी मुद्दे हैं उसमें ये भी विफल हैं। इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार विफल है और कोई मतलब इनके पास चारा नहीं बचा हुआ है। तो ये कुछ भी धड़ाम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे ये ना ही ये किसी कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून से हट के। अच्छा, ये बताइए, कहीं पे भी आज तक कभी 3 महीने तक चुनाव हुआ है? चुनाव प्रोसीडिंग को इतना लंबा करके, लेंदी करके, और ये चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। जो पहला चुनाव हुआ था देश का वो 84 दिन का था। नहीं, ये देश का दूसरा सबसे लंबा। हम समझ रहे हैं, जब पहला चुनाव हुआ था। मेरी बात शशांक जी हो जाने दीजिए, मैं आपकी बात, जो ये देश, मैं खुद ही आ रहा हूँ इस पर, ये देश का दूसरा सबसे लंबा चुनाव है। ठीक है, आपने कहा कि चूंकि कभी कहीं और कभी इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ था, मैंने बस उस पर एक इनपुट दिया। बताइए। नहीं, पहला जब चुनाव था तो हमारे पास जो है कि सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज हम अपने आप को विकासशील देश में शामिल करते हैं, हमारे पास संसाधन है, सब कुछ है। उसके बावजूद उस समय तो हमारे पास नंगा पुंगा भारत मिला था, उसमें जो है कि हम चुनाव करवाए, उसमें लेट हो सकता था, बैलगाड़ियाँ चलती थीं। आज के डेट में तो सारे संसाधन आपके पास हैं, उसके बावजूद जो है कि आप इस तरीके के चुनाव को जो है कि लेंदी बना के और उसको प्रभावित करना चाह रहे हैं, आंकड़ों को जो है कि छिपाना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। इसके लिए आंकड़ों को छिपाना चाह रहे हैं। मैं, आप शायद फॉर्म 70C की बात कर रहे हैं जी। लेकिन ये तो कभी बाध्यता नहीं थी कि 48 घंटे में अपलोड करना है। क्योंकि सुन लीजिए, ये जो एडीआर की अर्जी थी वो सुप्रीम कोर्ट में 2019 से लंबित थी। तो ये कभी ऐसा नहीं रहा है कि 48 घंटे में आपको अपलोड करना ही है। वो 2019 की अर्जी को लेकर गए हैं कि इस पे सुनवाई, मतलब इस पे किया जाए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बीच चुनाव में इस पे कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट का अपना काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीडिंग करने का तरीका होता है। लेकिन हम एक चुनाव को कैसे निष्पक्ष रूप से करा सके, जनता को, चुनाव विश्वास का चुनाव होता है जी। क्योंकि हम अपना वोट जो है कि एक बंद बॉक्स में जो है कि पैक करते हैं, जो कोई नहीं देखता है, केवल एक वोटर के अलावा। तो आप विश्वास कैसे जनता में ला पाएंगे? आप बार बार उस आपकी विश्वसनीयता पे जब सवाल उठ रहे हैं तो आप उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? लेकिन चुनाव कराना सरकार का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं से सरकार की मशीनरी में जो है कि अभी जब इससे पहले जब प्रस्ताव लाया गया था कि विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री और सिटिंग जज जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? उसको रखना चाहिए था। तो इन्होंने क्यों बिल बना के जो है कि उसको हटा दिया, सब सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर आपको उस पर नहीं विश्वास है तो फिर आपको कब विश्वास होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जब आपको विश्वास नहीं है, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री। अब आप बताइए, एक ही कैटेगरी के 2 लोग आ जाएं और उस पर आप जो ये कह रहे हैं कि हम विश्वास कर लें, क्या ही? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो अपॉइंट करने वाली जो कमेटी थी, उसमें 2 लोग सरकार के पक्ष से क्यों होने चाहिए? बताइए।
अब अगर निष्पक्षता चाहिए थी तो एक विपक्ष का रहता, एक पक्ष का रहता और एक जज बना लेते। वहाँ पे तो थोड़ा निष्पक्षता दिख रही है, लेकिन आप एक ही पक्ष के लोगों को, आप प्रधानमंत्री हैं, अपने कैबिनेट के किसी व्यक्ति को आप बुला लेते हैं। लेकिन वो व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में कहा था, सुप्रीम कोर्ट की जो जज की जो जजमेंट आया था वो बाद में आया था। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर हमेशा उठता रहता है कि आप कलीजियम से क्यों अपॉइंट करते हैं। ये विधायिका और न्यायपालिका का संघर्ष चलता रहता है। वो तो जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है उसमें तो संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए चेक एंड बैलेंस की नीति को हमको अपनाना है। ठीक बात है। लेकिन आप जनता में कैसे विश्वास अपना जमा पाएंगे, इसके लिए जानना है। ऐसे और कुछ कदम उठाने चाहिए थे जिससे चुनाव लगे आप सीधे तौर पे जनता के भावनाओं से खेल रहे हैं। कौन सा साइंस है जो कहता है कि थाली पीटिए और कोरोना भाग जाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री पद पे विश्वास है, लोगों का जुड़ाव होता है, उस कुर्सी उस चेयर से जुड़ा होता है। आप जो कहेंगे देश की जनता करने के लिए भावुक हो जाती है, करती है, और आप उनकी भावनाओं का कद्र नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक समझ गया मैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतंजलि है। पतंजलि जी, शायद आप राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं जी। तो कैसे, मतलब जो इधर 10 साल की राजनीति है और प्रधानमंत्री यहाँ के 10 साल से सांसद हैं, इसे कैसे देखते हैं शोधार्थी के रूप में या राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में? देखिए, भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का जो उदय हुआ, उसके बाद की जो राजनीति पलटी 2014 के बाद, कोई भी मतलब 2013 में कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार लेके आएगी। ठीक है। वो मोदी का मैजिक ही था, और मोदी का जो चेहरा था उसने ये संभव कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में क्या हम 2013 में कल्पना कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है 72 सीटें लेके आएगी, अपने सहयोगियों के साथ 74 सीटें लेके आएगी 80 में से? ये कल्पना से बाहर का था। शायद 73 था, 71 और 2 थे। जी। तो ये चीज़ें जो है, जब ये जो राजनीति ने करवट ली 13 के बाद, तो 13 जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उससे देश की राजनीति ने करवट ली। देश जो है जाति के दलदल से उठकर एक चेहरे को उसने वोट दिया। ये अलग बात है। देखिए, वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं, जातिवाद टूटा नहीं उस तरह से, लेकिन फिर भी जो है कि सभी जातियों ने मिलकर, एक बड़े वर्ग ने जातियों के जातीय सोच को त्याग कर जो है नरेंद्र मोदी को वोट दिया, और वो वोट कंटिन्यू हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग 50% वोट पाई 2019 में। ये कास्ट इक्वेशन के टूटने का प्रमाण था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि और मजबूती के साथ लग गई मोदी के। अच्छा, इस बार पतंजलि जी, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार जैसा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जो चुनाव का माहौल लग रहा है उसके बाद, और जो लाभार्थी वर्ग बीजेपी ने तैयार किया, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा टफ फाइट कहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 80 में से 79 सीट जीत रहे हैं, सिर्फ क्योटो में संघर्ष है। कितना संघर्ष है बनारस में? देखिए, उनकी ये तो वही खुद ही कह रहे हैं कि क्योटो में संघर्ष है। पहली बात तो यह है कि काशी को क्योटो कहना वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। पर वो प्रधानमंत्री, काशी शब्द और वाराणसी शब्द दोनों पौराणिक शब्द हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, पुराणों के शब्द हैं, और इन दोनों शब्दों से उनका वैर दिखाता है कि वो काशी को वाराणसी और काशी कहना छोड़ चुके हैं, वो क्योटो कह रहे हैं। वो व्यंग नहीं था, वो व्यंग कोई नरेंद्र मोदी जी पर और ये जो सिस्टर सिटी की अवधारणा पे नहीं था। वो व्यंग हिंदू धर्म की परंपराओं पे था, वो हिंदू धर्म की व्याख्याओं पर था, हिंदू धर्म के जो नाम है, नामकरण की जो विधि है, उस पर था। आप उसको ध्यान से समझिए, क्योटो क्यों कहा गया? क्योटो इसलिए नहीं कहा गया कि सिस्टर सिटी नरेंद्र मोदी ने जापान के क्योटो के साथ क्योटो कहा गया, क्योटो भी नहीं कहा, क्योटो कहा। तो वो वहाँ व्यंग नहीं कर रहे थे, वो व्यंग कर रहे थे पौराणिक चिंतन पे हिंदुओं के। ठीक है। और उनको वो उसका उद्देश्य भी वो जानते हैं कि वो व्यंग क्यों कर रहे हैं, और वो सही जगह अपनी बात पहुंचाते हैं, पहुंचाए होंगे कि उसके पहुंचाने से फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद वो जिस समुदाय के लिए वो कर रहे हैं, वो समुदाय जो है रेलेवेंट रह ही नहीं गया है। वो कहाँ पहुंचाना चाहते थे, थोड़ा खुल कर बताइए। मुसलमानों पे पहुंचाना चाहते थे, और कहाँ पहुंचाना चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्योटो से मुसलमान कैसे पोलराइज होगा? काशी का अपमान करने से मुसलमान पोलराइज होता है, हिंदुओं का अपमान करने से, हिंदुओं का अपमान करने से मुसलमान पोलराइज होता है। अच्छा, हिंदुओं पे आघात। जब आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराते हैं, तो इसलिए नहीं ठुकराते हैं कि आपको कोई और वजह थी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक रहती है कि हम चले जाएंगे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। वो ठुकराते इसलिए हैं कि उससे हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं के आराध्य देवों का अपमान करेंगे, तो उससे मुसलमान प्रभावित होकर इनको वोट करेगा, एक मुश्त करेगा, और कर रहा है, और उसके करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2014 में भी उसने खुल के किया, 2017 में भी खुल के किया,
2019 में तो सारी की सारी हदें पार कर दी, 2022 में तो ऐसा अरे लगा हदें क्या पार की होगी, अपना वोट ही तो डाले होंगे अरे तो पतंजलि जी। आप बताइए कि दुबई से लोग, बनारस में कई ऐसे लोग हैं जो दुबई में काम करते हैं, अपना जो है वो अपने त्योहारों पे, ईद पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वोट देने आ रहे हैं। ये हदें पार करना नहीं हुआ। हमारे तो भाई गुजरात और मुंबई से नहीं आ पा रहे हैं। अरे आपके नहीं आ पा रहे, कई एनआरआई भी जब 14 का चुनाव हुआ था तो भाजपा को वोट डालने के लिए, मैं जानता हूं कि भाजपा को 2014 में ना, 2019 2017 में नहीं। ठीक है। उनका उद्देश्य ये था, उनका ये उद्देश्य ये था कि देश में एक बदलाव होना चाहिए जो सार्थक विकास की तरफ बढ़ जाए। लेकिन सिर्फ मजहबी बदलाव के लिए आज भी जो मजदूरी कर रहे हैं, ईद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग करने आ रहे हैं कि हमें योगी को हराना है, हमें मोदी को हराना है। हरा लिए। मुसलमान जिस तरह इंटैक्ट होकर वोट किया है, आप बताइए 2022 में जिस तरह इंटैक्ट होकर वोटिंग कर रहा है, आज कर रहा है, कभी किया इतिहास में उस तरह? बटता था वोट, एक भी नहीं बट रहा, कहीं नहीं बट रहा है। बसपा इररिलेवेंट इसीलिए हो गई क्योंकि मुसलमान इंटैक्ट होकर वोट कर रहा है सपा को, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि मोदी और योगी को हराना है। और इसीलिए वो इररिलेवेंट 2014 में हुए, 2017 में हुए। उनके वोट का अब कोई नहीं पड़ रहा है। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन एक चीज बताइए कि आपने मोदी और योगी का जिक्र किया, बिल्कुल दोनों दो छोर संभाले हुए हैं पूर्वांचल की। पिछली बार भी 5 सीट हारे थे आप इस इलाके से, ठीक है। 3 सीट पे बहुत कम मार्जिन से जीते थे। मछली शहर 181 वोट से, ठीक है। मुझे लगता है कि बलिया में मस्त जी 13,000-14,000 वोट से जीते थे। और हाँ, मतलब ये 3 शहर था जो आप बहुत कम मार्जिन से जीते थे। आप कहते हैं कि योगी, मोदी, विकास, जाति, धर्म सबसे उठ के वोट हो रहा है, पर पूर्वांचल में स्थिति गड़बड़ा जा रही है। पूर्वांचल में स्थिति इसलिए गड़बड़ाई थी कि जो इक्वेशन, जो सामाजिक समीकरण बन रहे थे, आपने कहा कि जाति समीकरण टूटे थे। अगर जाति समीकरण नहीं टूटा होता तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बाद वो महागठबंधन 60 से अधिक सीटें जीतता, जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से आते। आप अध्ययन कर लीजिए, अगर सामाजिक समीकरण को देखेंगे तो 60 सीटों से महागठबंधन जीतता। मेरा सवाल पतंजलि, मेरा सवाल समझ लीजिए, ये नहीं होता है कि 100 का 100% कहीं वोट ट्रांसफर हो रहा है। 100 का 100% सिर्फ मुसलमानों का वोट ट्रांसफर होता है, मतलब 90% से ऊपर। बाकी जातियों के टूटने का अर्थ ये होता है कि एक बड़ी मात्रा जो है, बड़ा उसकी एक बहुतायत संख्या जो है वो वोट टूटती है और दूसरे तरीके से वोट करती है। अगर वो नहीं टूटी होगी और कास्ट इक्वेशन अगर नहीं टूटा होता तो भारतीय जनता पार्टी 60 सीट पे हार गई होती उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिक है, मैं एमए का छात्र हूँ। यहीं यूपी के रहने वाले हैं? नहीं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। तो अच्छा, अनिक मध्य प्रदेश के रहने वाले। चलिए अपनी राज्य की स्थिति बताइए, क्या है आपके राज्य का हाल? पिछला विधानसभा चुनाव आपने देखा तो काफ़ी टफ रहा कांग्रेस के लिए, तो इस बार भी टफ था, लेकिन मैं चूंकि उस तरह से जुड़ा नहीं रहा वहाँ राज्य की राजनीति से। हाँ, मैं यहीं 6 सालों से मैं ही बनारस में हूँ। हाँ। तो यहाँ की राजनीति, या कहिए कि हमारे मुद्दे हमें पता है कि हमें किन मुद्दों पे वोट करना है। अच्छा चलिए, मैं यहीं की राजनीति पे आप पे बात करता हूँ। आप 2018 में आगे होंगे शायद, 6 साल से। 6 साल में बनारस कितना बदला है? बनारस का जो मूल रूप था, जो यहाँ की क्या कह सकते हैं, जो पौराणिक स्वरूप था काशी का, उसको काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया गया, व्यावसायिक केंद्र बना दिया गया। आध्यात्म के केंद्र को मोदी जी ने व्यवसाय का केंद्र बना डाला है। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चले जाइए, वो कहते हैं उन्होंने कॉरिडोर बना दिया, मंदिर का विस्तार किया, मंदिर परिसर का विस्तार किया, लेकिन असल में हुआ क्या? कई सारे ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जिनसे कई लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी थी, उनको तोड़ दिया गया। इसके साथ आप जाइए, वहाँ पे रेट लिस्ट लगी है वीआईपी दर्शन की। आम आदमी को दर्शन करना है, उसको 4 घंटे 5 घंटे लाइन में लगना होगा। आप पैसे दीजिए, आप तुरंत वीआईपी दर्शन करिए। ये तो लेकिन देश भर के मंदिरों में होता है। देश भर के मंदिरों में ये, अब ये सही गलत उस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर देश भर के मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है। सिर्फ काशी या महाकाल ऐसा नहीं, हर मंदिर में मैंने देखा है कि है। ये व्यवस्था तिरुपति में भी है। ये व्यवस्था गलत है। हाँ, वो एक बात हो सकती है। ये व्यवस्था गलत है। तो आप जब हिंदूवादी सरकार खुद को क्लेम करते हैं, आप खुद को कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, आपको इस व्यवस्था पर विचार करना चाहिए था। आपने तो इस व्यवस्था को और ज्यादा, वीआईपी कल्चर को बढ़ाया आपने, आप ये कह रहे हैं। ज्ञानवापी मंदिर जब बना दिया जाएगा तो उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। और रही बात, मैं धर्म के मुद्दों पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि धर्म तो एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है। मैं युवा हूँ, मैं रोजगार की बात करूँगा। मैं युवा हूँ, मैं शिक्षा की बात करूँगा। तो मोदी जी ने युवाओं को तो कह सकते हैं उन्होंने कमर तोड़ दी है। हमारी शिक्षा के मामले में देखिए, हम इसी विश्वविद्यालय में हैं, अभी 1 वर्ष हुआ है, नए कुलपति आए हैं जो कि मोदी जी के गुजरात से ही हैं। उन्होंने फीस में 2.5 गुना वृद्धि कर दी।
फीस वृद्धि यहाँ हुई है। फीस वृद्धि हुई है और इन्होंने अभी नए वाइस चांसलर जी हमारे निर्णय लेते हैं, यही मोदी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ये ऐसे निर्णय लेते हैं कि छात्र विरोधी होते हैं पूरी तरह से। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने निर्णय लिया कि जो हम कॉपी रीचेक कराते हैं उसका भी हमारे यहाँ शुल्क नहीं लगता था, उन्होंने उस पर 500 रुपये शुल्क लगा दिया है। तो छात्रों से वसूली हो रही है विश्वविद्यालयों में, सिर्फ यहाँ अच्छा, यहाँ छात्र संघ का चुनाव हुआ है क्या? जी 1996 में, आज से लगभग 20-21 साल पहले हुआ। 20 साल से ज़्यादा हो गया, 24 तो इधर ही हो गए हैं, उधर 28 साल पहले 28 साल पहले छात्र संघ के चुनाव होते थे। कांग्रेस की सरकार आई थी तो मैं कहूँगा कि उसने छात्र परिषद लाया था, 11 के आसपास की बात है। कांग्रेस की सरकार थी उस समय छात्र परिषद था, लेकिन जब से भाजपा सरकार में आई है छात्रों को भी कोई उम्मीद नहीं है, छात्र अपनी मांग जरूर लेकिन उठाते हैं। 28 साल से तो सारी सरकारें आ चुकी है, मतलब किसी सरकार कांग्रेस ने 11 में छात्र परिषद दिया था, वो भी एक छात्र संघ का एक छोटा स्वरूप ही माना जा सकता है उसको। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है तब से छात्र संघ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और रही बात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अगर हिंदूवादी सरकार है तो सबसे ज़्यादा इस विश्वविद्यालय पर उसको काम करना चाहिए। नहीं, इससे मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ। क्यों इस विश्वविद्यालय पे काम करना चाहिए? देश के तमाम विश्वविद्यालयों पे काम करना चाहिए। उन्होंने अपनी इधर बीच की सभाओं में कहीं कहा है मुसलमानों को इंडिया गठबंधन आरक्षण दे देगी, हम उनसे वापस आपका आरक्षण लाएंगे, आपकी जमीन का हिस्सा वो टोपी वालों को दे देगी। बंगाल हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 2010 के बाद जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी के जो सर्टिफिकेट दिए थे वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। वो वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट का आदेश है। ममता सरकार की भूल थी, उसको आप पूरे देश भर पे नहीं तो देख सकते नहीं, वो कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई थी या इस तरह की व्यवस्था चल रही है, कई राज्यों में चल रही है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि आपके बैंक खाते की चीज़ें हम उठा के कांग्रेस की जो सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वो मुसलमानों को दे देगी। तो ये कहाँ तक उचित है? ठीक है, क्या नाम है आपका? सत्यवीर सिंह, शोध छात्र हैं पर्यटन प्रबंधन से। अच्छा, पर्यटन प्रबंधन से। पर्यटन की बड़ी बात होती है काशी में, कैसा लग रहा है? काफ़ी बढ़िया है, पर्यटन यहाँ पे हुआ है। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद से केवीटी का रिपोर्ट है कि 10 टाइम्स जो है 10 गुना जो है पर्यटक बढ़ गए, जिससे काशी में रोजगार भी बढ़े, बुनकरों का रोजगार बढ़ा, सबका बढ़ा, सबका विकास हुआ यहाँ पे। और यही नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो इसका जो एक आध्यात्मिक स्वरूप था, भौतिक विकास के से उस आध्यात्मिक स्वरूप बिगड़ गया इस शहर का। ऐसा कुछ नहीं है, जब कभी भी कोई विकास हम करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उस परिवर्तन को ला के बड़ा किया गया। आज सब कोई जाता है तो काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करता है, गंगा में स्नान भी करता है और सीधे आता है। मैं बात करूँगा छात्रों की, क्योंकि मैं छात्र हूँ तो छात्रों का बात करना बेहद आवश्यक है। इस देश में छात्र संघ बंद है और इस देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, और जब छात्र संघ बंद है तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। इस देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और लगभग 4 करोड़ छात्र हर साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। उनकी बात कौन करेगा? सब कोई अपनी आवाज़ उठाता है, हर वर्ग के नेता हैं और हर वर्ग अपनी बात रखता है और पैठ रखता है राजनीति में। तो छात्रों की भी होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो 28-29 सालों से जो छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में बंद है, वो मोदी जी इस छात्र संघ को लाएं और इस देश से हर वर्ग से हर विषय से कम संसद में लोग जाएं जो आवाज़ उठा सकें छात्रों की। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा सुबोध कांत नाम है। सुबोध जी, यहीं यूपी के हैं आप? हाँ, यूपी के हैं। कैसे देख रहे हैं, मतलब अब चुनाव अंतिम फेज में जाने वाला है, आज 6ठे चरण का चुनाव है, 7वें चरण में इसके बाद 7वें चरण की वोटिंग होगी 1 जून को। शॉर्ट में बताइएगा, ओवरऑल आप एक छात्र के तौर पे, एक मतलब चूँकि BHU एक तरह से ऐसे कह लें कि बुद्धिजीविता का अग्रदूत है इस राज्य में, कैसे चुनाव को कैसे सम अप करेंगे आप? बहुत अच्छे तरीके से सम अप कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप खड़े हुए हैं, इससे बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो IITs हैं, IIMs हैं। मोदी सरकार में 7 IITs थी, 21 IIT हो गई हैं। मतलब मोदी सरकार से पहले, आप 2014 से पहले 7 थी, अब 21 हो गई, आप कह रहे हैं? अभी 21 हो गई हैं। एम्स देख लीजिए, बढ़ गए हैं। हमारे क्षेत्र में गोरखपुर के बगल में कुशीनगर से हूँ मैं, कुशीनगर में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पर उड़ान लोगों ने हमें बताया कि वहाँ से इंटरनेशनल उड़ाने एक भी नहीं है। इंटरनेशनल उड़ाने एक भी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल उड़ाने, अरे तो एयरपोर्ट बना के क्या होगा जब उड़ान है ही नहीं एक भी इंटरनेशनल? नाम देने से थोड़ी होगा। इंटरनेशनल पर्यटक वहाँ पे नहीं आते हैं अभी। हाँ। इसलिए अब जो भी आते हैं, बनारस आते हैं, सारनाथ होते हुए बाई रोड जाते हैं। चलिए, समझ गया। हो सकता है कि आगे से वहाँ से उड़ानें ऐसी शुरू हो जाएं। अभी दिल्ली की उड़ान चलती है और मुंबई की उड़ान चलती है, 2 जगह की उड़ानें वहाँ पे चलती हैं। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ के आप छात्र नेता हैं? हाँ, 2011 में जब छात्र परिषद का चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बतौर में छात्र परिषद का सदस्य में रहा। अच्छा,
आप लोग कभी इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया कि हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, वहाँ के छात्रों से बात की, कोई चुनाव नहीं हो रहे छात्र संघों के, तो मतलब भविष्य का नेता कैसे तैयार होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं रहा कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो आंदोलन नहीं करते हैं। हम लोग भी लगातार आंदोलन किए। अरे आपका सीट जो है, आपका सीट इस देश का प्रधानमंत्री चुनता है, मतलब 10 साल से प्रधानमंत्री चुन रहा है। मैं पूरी बात कर लेता हूँ स्पष्ट। तो आंदोलन का परिणाम ही रहा कि 2011 में परिषद के चुनाव हुए। हाँ। और उसके बाद लगातार हम लोग आंदोलन किए, यहाँ तक कि हमारे जो उस दौर में जो सीनियर्स थे या हम लोग सारे लोग हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया कि नहीं, विश्वविद्यालय में चुनाव होना चाहिए। विश्वविद्यालय की जो भी मंशा रही हो, यहाँ के जो भी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, जो यहाँ कुलपति हैं, न जाने किस शासन व्यवस्था और किन के दबाव में रहते हैं कि यहाँ पर वो छात्र संघ का चुनाव नहीं कराते हैं। और इसमें एक स्पष्ट मामला दिखता है। विश्वविद्यालयों में जब छात्र संघ का चुनाव होगा, जब छात्र नेता चुने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो विश्वविद्यालयों में जो दलाली होते हैं, विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार होता है, विश्वविद्यालय से बाहर जाते हैं तो प्रदेश और देश की राजनीति में वो लोग आज के दौर देख ही सकते हैं कि आज विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में या डिग्री कॉलेजों में जो छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि भारतीय राजनीति में जातिवादी व्यवस्था के लोग, जो जाति की वकालत करने वाले लोग राजनीति में आ रहे हैं, पूंजी के बदौलत पूंजी की वकालत करने वाले लोग, पूंजीपति परिवार के लोग राजनीति में आ रहे हैं। और आपने कहा भी, एक भाई से आपने पूछा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वो लाया था, 2011 में परिषद का चुनाव कराया गया था। वो भी यहाँ के विद्यार्थियों का एक संघर्ष था, उस संघर्ष का परिणाम था। लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं थी तो कि परिषद का चुनाव कराया गया। उस परिषद के चुनाव में उस परिषद का अध्यक्ष इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। यानी कि वो जो चुनाव हुआ, प्रतिनिधित्व तो मिला युवाओं का, लेकिन उनका अधिकार सदस्य बन के रह गए, अध्यक्ष वो बन गए और उसमें कुछ रहा नहीं। और बंद करने की जब बात आएगी तो भी ये कांग्रेस गवर्नमेंट को ही जाएगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के ही समय में विश्वविद्यालयों में छात्र संघ पर बंद हुए थे। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में, चाहे इसके पूर्व में, लगभग जो 20 से 25 साल का जो समय है या 30 साल का, इस दौर में सरकारें सबकी आई गई, लेकिन छात्र संघ के चुनाव पर किसी ने ध्यान नहीं। प्रतिनिधित्व पर मैं कह रहा हूँ, वो किसी भी स्वरूप में वो चुनाव हो, छात्र संघ में हो, छात्र परिषद में हो, या अन्य भी कोई नाम दे दिया जाए, पर युवाओं के और छात्रों के प्रतिनिधित्व हमेशा निरंतर बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खड़ा करना चाहिए। लेकिन अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन वर्तमान सरकार से हमारी अपेक्षा भी रहेगी, इसलिए रहेगी कि वर्तमान सरकार लगभग देश भर की जो भी चीज़ें हैं, जो विकास के जो मॉडल हैं, लगभग उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन इस पर मौन है। चलिए, समझ गया। आप जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप मुझे पूर्वांचल की राजनीति बता रहे थे। अब ऑन कैमरा बता दीजिए कौन कौन सीट कौन जीत रहे हैं। पिछली बार यहाँ इस इलाके में योगी मोदी के होने के बावजूद 5 सीट भाजपा हारी थी, ठीक है, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस बार कौन सी सीट कौन जीत रहा है आपके, मतलब उतनी ही सीटें भाजपा फिर हार रही है। हाँ। पूरे जोर लगाने के बाद भी हार रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब वही 5-6 सीट पे भाजपा हारेगी पूर्वांचल के। जो 7वें चरणों में पूर्वांचल की जो सीटें हैं, उसमें 5-6 सीटें भाजपा हार रही है। तो फिर तो रिजल्ट 2019 वाला ही रह जाएगा लग रहा है। अब रिजल्ट के बारे में मुझे नहीं पता, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ इसलिए मुझे इधर का पता है। रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता है, जनता किसको वोट देगी ये तो मैं भविष्यवक्ता हूँ नहीं, तो मैं ऐसे करूँगा पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। लेकिन सब सेलेक्टिव भविष्यवक्ता होते हैं। 5 सीट हारेंगे इसके लिए आप भविष्यवक्ता हैं, लेकिन दूसरों चीजों के लिए नहीं भविष्यवक्ता। नहीं, मैं सेलेक्टिव नहीं हूँ, जनता का रुझान देख रहा हूँ। मेरे जूनियर सीनियर मेरे साथ के लोग जो उन क्षेत्रों से आते हैं बताते हैं, तो उनका परिणाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों मतलब 2 बड़ी शख्सियत जो इस मॉडल का चेहरा है, मोदी और योगी जी, ये सिर्फ प्रदेश का चेहरा नहीं है, पूरे देश में जो भाजपा का मॉडल है उसका चेहरा है, उसके बावजूद पूर्वांचल में क्यों उस तरह से इनका प्रभुत्व नहीं बन पा रहा? देखिए, एक ही बात कहूंगा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अच्छा। वर्दी की दहशतगर्दी की वजह से ये सीटें हार रहे हैं। अच्छा। बेलगाम पुलिस वाले हैं, बेलगाम प्रशासन है, इसकी वजह से लोग हारेंगे। और कहीं ना कहीं 2027 में इसका परिणाम आपको दिखेगा और अच्छे से दिखेगा। अगर भाजपा, खैर मैं खुद भाजपा का वोटर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि इस बार भी वोट करूँ अगर मुझे लगे तो, लेकिन मैं ये लिखित दावे से कर रहा हूँ कि 27 में अगर यही पुलिस वाले की तानाशाही चलती रही तो सरकार नहीं बनने वाली है। चलिए, अश्विनी जी क्या करते हैं? मैं PhD कर रहा हूँ यहाँ से। तो लंबे समय से BHU में? हाँ। तो जो लंबे समय से आपने बनारस को कितना बदलते देखा है?
मैं तो साक्षी हूँ बनारस में बदलाव का, और ये बदलाव मैं चूँकि बनारस में रहता हूँ या फिर जो भी बनारस में स्थायी रूप से रहता है उसके लिए ये बदलाव पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर में इसकी जो स्टोरी है ना बहुत पॉजिटिव तरीके से मतलब आती है। वो रील्स और सोशल मीडिया और ब्लॉगर्स के हिसाब से। यहाँ आप किसी रहने वाले से पूछेंगे ना, बनारस शहर आप दिन में निकलिए, आपको यहाँ से 4 किलोमीटर जाना हो आपको 1 घंटा लगेगा। लेकिन ये तो पहले भी स्थिति थी ना। लोग जैसे हम लोग आते हैं तो लोग बताते हैं जब आप बाबतपुर एयरपोर्ट से आते हैं तो अब कम समय लग रहा है। पहले 2 घंटा बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर आने में लगता है। वो कुछ एरिया है चिन्हित, वहाँ पे फ्लाईओवर्स बने हैं, रिंग रोड और ये सब है। लेकिन आप शहर में जैसे विश्वनाथ मंदिर जो मेन बनारस शहर है, गदौलिया वाले एरिया की बात कर रहे हैं आप। घाटों पे जाइए, वहाँ पे रील्स बन रहे हैं। सुबह आदमी शांति सुकून के लिए जाता था, वहाँ पे सुबह 5 बजे जाइए, इतनी भीड़ आपको दिखेगी। आप जो लोकल लोग हैं वो जाना छोड़ दिए हैं। तो उससे तो लेकिन पर्यटन अगर बढ़ रहा है तो पर्यटन बढ़ रहा है तो राजस्व भी बढ़ रहा है। सरकारें तो इस दिशा में प्रयास करती है। सब कुछ राजस्व से ही जोड़ के देखेंगे तो फिर तो सब सही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो रहने वाले अस्थाई, जिनका घर परिवार यहाँ रह रहा है, जो बहुत पहले से रह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू हमें ये भी बताया जाता है कि जो लोग आ रहे हैं तो होम स्टे से उनकी आय बढ़ रही है। मतलब जो कारोबारी है उनकी आप हर चीज कारोबार से जोड़ के देखेंगे तो सब सही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भौतिक स्वरूप जो शहर का बदल रहा है उससे इसका आध्यात्मिक स्वरूप एकदम छिन्न-भिन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये बीएचयू के छात्र थे, इनके अपने मुद्दे हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में ये एक मुद्दा है, छात्र संघ का चुनाव एक मुद्दा है। यूनिवर्सिटी में फीस जो बढ़ रही है लगातार, उसको भी लेकर छात्रों की चिंता है। पर उनका मत ये है कि उनके पास कोई उचित मंच नहीं है जिसके जरिए वो अपनी आवाज़ सरकार तक या विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाते रहे। हम एकदम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हम और कुछ जगहों पे जाएंगे, आपको बताएंगे कि छात्रों के मुद्दे क्या हैं, आम मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं, और प्रत्याशियों से भी हम आपके सवाल करेंगे, इन मतदाताओं के सवाल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।